अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज 3 साल पार्लिमानी साल जो हैं वो मुकम्मल हुए, जिस पर सदर आरिफ अलवी साहब ने आके पार्लिमान से मुश्तरका इजलास से खिताब किया और हस्ब रवायत अपोजिशन ने तकरीर सुनना गवारा नहीं की और जितनी देर वो पार्लिमान में मौजूद रहे, हाउस में मौजूद रहे, शोर शराबा, नारेबाजी और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी होती रही, जिसमें सबसे ज़ोर जो रहा अपोजिशन की तरफ से वो इंतखाबी इस्लाहात नामंजूर, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल नामंजूर। और उन्होंने इसको कहा कि ये दोनों काले कानून हैं और ये हुकूमत जो है सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। और काफ़ी देर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने हुकूमत की कारकर्दगी से आगाह किया और पहले उन्होंने माशी सूरत हाल पर ब्रीफ किया और उन्होंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, जिसमें उन्होंने फॉरेन रेमिटेंसेस की बात की, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, एक्सपोर्ट्स की बात की और दीगर चीज़ें उन्होंने गिनवाई। उसके बाद सोशल सेक्टर पे भी आके उन्होंने बताया, जिसमें आपका एहसास प्रोग्राम है, सेहत कार्ड है, किसान कार्ड है और फिर उन्होंने कामयाब नौजवान का भी, जितने भी इस वक्त हुकूमत के काम चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, उनसे आगाह किया। और उसके बाद उन्होंने ईवीएम के हवाले से वाज़े तौर पर कह दिया कि जनाब ये तो होना ही है और ये सबके फायदे के लिए है और चाहे अपोजिशन चाहे या ना चाहे ये होकर रहेगा। दूसरी जानिब उन्होंने फेक न्यूज़, जो कि आजकल फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट कर रहे हैं, उन्होंने फेक न्यूज़ के हवाले से भी बात की कि ये, और उन्होंने कुरान की आयत का भी रेफरेंस दिया और उन्होंने कहा कि यह इंतहाई गुनाह है कि आप किसी के ऊपर बोहतान लगाएं, जाली खबर दें और गलत खबर जो है आप अगर किसी तक पहुंचाएं तो ये उन्होंने कहा। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो बिल आ रहा है, ये इस चीज़ को चेक करने के लिए है और आलमी दुनिया में ऐसे कवानीन मौजूद हैं। इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई और वो ये थी कि मुझे भी तकरीबन कोई 27-28 साल हो गए हैं पार्लियामेंट में जाते हुए। बड़े इवेंट्स, मुश्तरका इजलास, जॉइंट सेशन, प्रेसिडेंट का खिताब कितने ही सुने, लेकिन आज तक जो है प्रेस गैलरी बंद नहीं की गई थी। सहाफ़ियों का हक होता है कि अगर उनको किसी चीज़ पर एतराज़ है तो वो खामोश एहतजाज करते हुए वॉकआउट कर जाते हैं। प्रेस गैलरी से या किसी भी गैलरी से आवाज़ नहीं आती क्योंकि वो पार्लियामान के रवायात के खिलाफ है। स्वाय जो इन हाउस यानी कि जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनाई दे सकती है। तो यकीनन जितने सहाफ़ी थे उन सबको इस चीज़ का इल्म था, लेकिन इसके बावजूद प्रेस गैलरी के दरवाजे आज बंद कर दिए गए। ये पहले हमने कभी नहीं देखा था। और इसी हवाले से इसी तरह बाहर पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से पीएमडीए के खिलाफ जो है वो सहाफ़ी तंजीमें धरना दिए बैठे थे, सीनियर रहनुमा बैठे हुए थे उसमें, जो सहाफ़ी रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, वो बैठे हुए थे, तकरीरें कर रहे थे। और उसके बाद वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी गए और बिलावल भुट्टो साहब भी गए और उन्होंने भी इजहार यकजहती किया और सहाफ़ियों के साथ, और वहाँ पे भी तकरीर की। और एंड पे थोड़ा सा जायज़ा लेंगे कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में क्या हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जो सीट्स ली हैं वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीट्स तो ज़्यादा ली हैं, लेकिन जितनी लेनी चाहिए थी वो इसलिए नहीं ली क्योंकि अवाम परेशान है और उसमें सबसे बड़ी वजह आज महंगाई कहा जा रहा है। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाजिया सुमरो, MNA हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। राहिला खादिम साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, लाहौर से मुझे ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया राहिला साहिबा आपका भी। फरदौस शमीम नकवी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर सिंध असेंबली, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त का। सदर साहब ने आज जो बात की ईवीएम, जरा उस पर बात कर लेते हैं। अगर सदर साहब ने जो बात की वो सुनवा दें प्लीज।
जी राहिला खादिम साहिबा, जरा क्विकली, आप लोग क्यों सियासी फुटबॉल बना रहे हैं? सदर मुमलिका साहब जो हैं वो इंतहाई एक सीरियस आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं और लॉजिक की बात करते हैं। उन्होंने कह दिया है कि ये इंतखाबात में ना सिर्फ शफाफियत लाएगा बल्कि बर वक्त नताइज भी आएंगे और उसमें पेपर वोट का भी जो है इस्तेमाल हो सकेगा, यानी कि काउंटर चेक भी होगा। बहुत शुक्रिया जमीर साहब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपकी कह दूं कि वो सीरियस अगर होते तो इस किस्म की गुफ्तगू तो शायद वो खुद ही ना फरमाते। बगैर आप किसी भी मुत्तफिक होने के आप ऐसी इस्लाहात की किसकी बात कर रहे हैं? पूरी की पूरी अपोजिशन आपके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह आप खुद है, यानी कि गवर्नमेंट खुद है। आप ये देखिए कि आप अपोजिशन को तो साइड पे रखते हैं। आप बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन आपके पास तकरीबन कुछ 36 के करीब तो वो एतराजात आपके पास लेकर आ गए, और जिस किस्म के बयानात हुकूमत ने हुकूमत के जो गुजरा है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के बारे में की और जिस तरह के इल्जामात उन पर लगाए, आप अपोजिशन को भी बिल्कुल साइड पे कर दे। मैं तो एक इदारे के साथ टकराव की बात करने जा रही हूँ। तो मुझे ये बताएं, जो 36 एतराजात उन्होंने रखे, अपोजिशन से तो अभी एतराजात लिए ही नहीं जा रहे। आप इंतखाबी इस्लाहात अपनी बुनियाद पर, अपनी सोच, अपने विजन के मुताबिक करना चाहते हैं या पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर वो इस्लाहात करना चाहते हैं? और इलेक्शन कमीशन भी उसके अंदर ये बात कह रहा है कि जनाब इसके अंदर तो तमाम जमातों मुतफिक ही नहीं है। तो मुझे बताए कौन सी जमात के साथ ये बैठ के इंतखाबी इस्लाहात की तरफ इन्होंने बात करने की मीटिंग की? हमारे दौर में जब इंतखाबी इस्लाहात के लिए मीटिंग्स होती थी तो तकरीबन उसकी तादाद कोई 16-17 होगी कि सब लोगों ने मिल बैठकर उसके ऊपर बात की और सब लोग उसके ऊपर मुत्तफिक होते चले गए। मुझे बताएं, इस हुकूमत ने सीरियसली ऐसा कौन सा कदम उठाया है कि अपोजिशन हो या कोई दूसरा इदारा हो जिसका ताल्लुक डायरेक्ट इलेक्शन करवाने से है, वो इलेक्शन कमीशन है। तो मुझे ये बताइए, इन्होंने कौन सा मुत्तफिक होकर काम करने की तरफ गए कि ऐसी इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर इनकी बात करें? दूसरी बात आप ये कर रहे, यानी कि आपने आरटीएस आपके पास मौजूद था, आपने उसको बिठा दिया। सिर्फ अपनी वो तो पुरानी बात हो गई ना, लेकिन अब यकीनन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स भी हो चुकी हुई हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि अगर जबरदस्ती ये इंतखाबी इस्लाहात आ गई तो वो कोशिश करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब को मनाने की कि इंतखाबात से बॉयकॉट करें, मतलब आइंदा जो भी, चाहे वो जनरल इलेक्शंस भी हों। तो पीपल्स पार्टी तो खैर कह चुकी हुई है और हमेशा कि जी ये तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई प्लेटफॉर्म खाली छोड़ा जाएगा किसी के लिए भी। तो आप लोग क्या मान जाएंगे अगर ये वाकई आ जाते हैं तो फिर आप लोग इंतखाबात नहीं लड़ेंगे? ये टू मच अर्ली बात है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐसी बात की है और मियां नवाज शरीफ साहब से बात करेंगे तो जाहिर है वो हेड कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर के वही वहां पर उसको करेंगे। तो देखिए, PMLN एक सियासी जमात है, एक बड़ी स्टेक होल्डर है इस मुल्क के अंदर। तो यहाँ पर तमाम बातें जो है वो मुशावरत के साथ होती हैं। तो हम इसके ऊपर भी देखेंगे, लेकिन बहरहाल हम शदीद किस्म के एहतजाज की तरफ जाएंगे कि अगर इन्होंने कोशिश की इस किस्म का बिल लाने की, अपनी मर्जी थोपने की। और अभी देखिए, रिसेंटली अभी इलेक्शन हुआ है, कल के दिन में मैंने देखा है, अब मैनुअल के ऊपर अवाम को वहां इतने तादाद में लोग आ रहे थे जो मैनुअल इलेक्शन के लिए अपने वोट कास्ट करने के अभी भी नाबल। सही, तो आप कहाँ बातें करें? कौन सी दुनिया? 23 ममालिक तो आपके इनकार कर चुके। चलें जी, तो हम किस दुनिया में रह रहे हैं? मैं चाहूंगा कि मैं डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। आप मौजूद थी वहां पे, सदर साहब की तकरीर हुई, जो भी शोर शराबा किया आप लोगों ने, सदर साहब कहते रहे कि ये जो है आप अब सियासी फुटबॉल ना बनाएं, शोर करने से कोई फायदा नहीं होगा, आप बैठ कर सुने। लेकिन अपोजिशन ने हस्बे रवायत, और अगर आप भी होते तो शायद यही करते, और किया भी हुआ है आप लोगों ने। तो ये क्या लगता है कि मज़ायका क्या है अगर आके बैठकर बात कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ज़मीर साहब। सबसे पहली बात तो यह है कि जो प्रेसिडेंट साहब ने बात की है वो उन्होंने, मुझे लगता है कि एज अ प्रेसिडेंट ऑफ PTI बन के उन्होंने बात की है, उन्होंने पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं किया है। अगर EVM की बात की थी तो वो ये देख लेते कि जो कमेटी में, स्टैंडिंग कमेटी में इस बिल पे जब डिस्कशन हुई तो कितने सारे एतराज़ात जो थे वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रेज़ किए हैं इस मशीन के ऊपर,
इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर। और अगर इन लोगों को इतना ही इस मशीन को लाने का शौक था तो अभी रिसेंटली आपके सामने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए या फिर आगे जो है वो लोकल गवर्नमेंट के होने हैं इलेक्शन, तो उसमें क्यों नहीं इसको ट्राई कर रहे हैं? टेस्ट एंड ट्रायल तो वो तो कहा है उन्होंने कि कर लेते हैं, होना टेस्ट एंड चाहिए था ट्रायल। ना। तो लेकिन ये आप देखें कि पिछली गवर्नमेंट में जब ये सारी चीजें होती थी तो सबसे ज्यादा एतराजात उठाने वाले वही लोग थे जो आजकल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और इसी चीज को फेवर कर रहे हैं। और ये चीज आप अगर पुराने ड्राफ्ट निकालें तो इनके मिनट्स आप कमेटी के निकाल के देखें तो सबसे ज्यादा इन्हीं की तरफ से एतराजात जो हैं वो आपको मिलेंगे इसी ईवीएम मशीन के ऊपर। तो ये चीजें हैं कि जब आप एक चीज को पिछली गवर्नमेंट में फेवर नहीं कर रहे थे तो ये आप इस गवर्नमेंट में, अब खुद गवर्नमेंट में आके आपको क्यों ये चीज अच्छी लग रही है, क्यों इसको वो आपको फेवर, जब आपको लग रहा है कि आप वैसे नहीं जीत तो सकते। अपोजिशन जमातें टेक्निकल एक्सपर्टीज को बिठाकर इसको इवेल्युएट कर लें, देख लें कि तो इसमें क्या देखें खराबियां इनका, हो सकती हैं। देखें जमीर साहब, मतलब आप ये देखें फवाद कि चौधरी जब साहब ने तो नहीं, देखें आप मुझे ये बताएं कि जब डिस्कशन के लिए बैठे तो इनके वुज़रा जो हैं वो एक इदारे के जो मेंबर्स हैं उनको थ्रेट कर रहे हैं। आपको सवाती साहब की गुफ्तगू नहीं आप लोगों ने सुनी थी कि उन्होंने किस तरह से कमीशन की तरफ से भी सियासी स्टेटमेंट आना भी तो ठीक बात नहीं, थी ना। वो किस चीज पे उन्होंने कहा या किस तरह से उन्होंने कहा, जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इदारों की आप नहीं वो कर रहे हैं, उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं उनके एतराजात को, तो मेरे ख्याल में वो फिर जो भी एतराजात होंगे तो वो तो इस चीज को फेवर नहीं करेंगे। तो आपको बैठ के आपको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, ना सिर्फ इदारों को, अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। आपको याद होगा कि नैब के जो, नहीं लग रहा कि सदर साहब ने भी कह दिया है कि भाई आप माने या ना माने, वो तो इनकी रिवायत रही है, वो तो जी इनकी रिवायत रही है। आपको मैं गिनवा दूं कितने सारी चीजें। देखें प्रेसिडेंट साहब ने एक जो ऑर्डिनेंस मशीन लगाई हुई है या फैक्ट्री लगाई हुई है, वहां से वो ऑर्डिनेंस लाते हैं और पास करवाते हैं। ज्वाइंट सेशन बुला के बिल भी मंजूर किया वो तो उन्होंने जी सप्लीमेंट्री उन्होंने एजेंडा लाए थे, तो उन्होंने अपोजिशन तो हुकूमत की मुखालफत में शैतान के साथ भी जाकर बैठ जाएगी। मतलब आज उन्होंने ये टेक्निकली हमें भी शैतान डिक्लेयर कर दिया क्योंकि अपोजिशन आज हमारे साथ आके मुझे ये बताइए कि फवाद चौधरी साहब, ये मेरे ख्याल में इनकी क्रेडिबिलिटी आप लोगों को ज्यादा पता होगी। ये जब 2002 और 7 के बीच में जब ये एडवाइजर थे इंफॉर्मेशन, तब इनकी स्टेटमेंट आप निकाल के देखें तब ये क्या कहते थे और अब की स्टेटमेंट को आप देख लें कि वो अब क्या कहते हैं। तो अब जरा तब क्या कहते थे? हाँ जी, ये चार जो दौर इनके गुजरे हैं उनमें आप देख लें कि ये किस तरह से इनकी स्टेटमेंट थी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, अपोजिशन तो हुकूमत की मुखालफत में शैतान के साथ भी जाकर बैठ जाएगी, फवाद चौधरी साहब ने कहा। बाकी वो पीएमडीए पे जब आएंगे वो बात करेंगे फेक न्यूज़। ईवीएम इतना प्रेस जोर डाला जा रहा है। एक तो आज सदर की तकरीर भी आपने भी सुनी होगी, उन्होंने तमाम चीज़ें गिनवाई जो अच्छी हुई हैं और मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं और अपोजिशन को उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, जिसमें सेहत कार्ड है, किसान कार्ड है, एहसास प्रोग्राम है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से एहसास प्रोग्राम बना है। लेकिन सदर का ये कहना कि जनाब आप चाहे जितना मर्जी शोर मचा लें ये तो होना है और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये कुछ जानिबदाराना स्टेटमेंट नहीं लगता? और सदर जो कि फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी तरफ से देखिए, पाकिस्तान की तारीख जब देखते हैं तो 1970 का इलेक्शन के ऊपर भी मसला है, लेकिन सबसे शफाफ इलेक्शन वही माना जाता है। तारीखी तौर पे इतने इलेक्शन हो गए और शफाफियत नहीं आई। जब शफाफियत नहीं आई तो माजी की हुकूमतें क्या करती रही, क्या इस्लाहात लाई जिससे ये शफाफियत आ जाए। हमारा पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहां भी कुछ वसाइल ऐसे ही चल रहे हैं। हर दफा जब इलेक्शन होता था धांधली की अफवाह थी और उसके बाद जमहूरियत वहां खतरे में नहीं आती थी, पाकिस्तान में जमहूरियत भी खतरे में आ जाती। और इसको एक इलाज तो कर लिया, आर्टिकल 58(2) की खत्म कर लिया, बहुत अच्छा, हम सब उससे खुश है कि जमहूरियत को वैसे खतरा नहीं है। लेकिन उसके बाद से एक चीज और शुरू, जो हुकूमत जीतती है, जो हारते हैं वो कहते हैं कि धांधली हुई, सबूत भी लाते हैं, कुछ ट्राइब्यूनल में जा ले जाते हैं हमारी तरह, कुछ तो वहां जाए बगैर ही कहते रहते हैं धांधली। ये सिलसिला खत्म होना चाहिए अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी। इसको खत्म करने के लिए ये तो बहुत तजर्बेकार लोग हैं, इनको ही कोई अपने दौर में दे देना था मुसवदा जिससे हल हो जाता। अब वहां नहीं दिया, अब दे दे।
कि जी ये तरीक़ेकार से जो है मसाइल हल हो गए। मसाइल जहां जहां पैदा होते, पहले जाली वोटर आते, तो जाली वोटर को खत्म करने के लिए बायोमेट्रिक ले आएंगे तो जरा बेहतरी आ जाएगी कि आइडेंटिफिकेशन होने लगेगी, डायरेक्ट नादरा से स्लिप निकलेगी, हाँ ये वही आदमी है, उसकी उंगली के निशान से। उसके बाद ये है कि वोटर्स की गिनती का सिलसिला शुरू होता है। उसमें कहते हैं कि जी बैलेट बॉक्स जो है स्टफ कर दिया जाता है। बैलेट बॉक्स को स्टफ करने का प्रोसेस रोकने के लिए मशीन प्रोड्यूस बैलेट पेपर आ जाएगा, वो डाल दिया जाएगा। उसका एक काउंटर प्रूफ ये है कि मशीन के अंदर भी काउंटिंग हो रही है। तो इन सब चीजों को काउंटर कर रहे हैं। जितने एतराज आता है, ये डॉक्टर शाजिया सुमरो, राहीला, उन 35 में से बताइए कि मशीन के ऊपर कितने हैं? ये एतराज थे जिसमें से शिफी फराज साहब ने बताया कि 27 जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी के हवाले से हैं और 10 टेक्निकल हैं। जी मैं बताता हूं कि एतराजात क्या है। बहुत महंगी मशीन है, 2023 तक तैयार नहीं हो, इस किस्म के एतराजात आए। ये इलेक्शन कमीशन का कंसर्न नहीं होना चाहिए किसी जो तरह। इस वक्त जो बात हो रही है, भारत जैसे मुल्क ने अपने इलेक्शन जो हैं वो 1 माह की मुद्दत में होते हैं। उनके इलेक्शन स्टेट बाय स्टेट मशीनें जाती है कि वो कहीं अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी मशीनें। हम भी कोई हल निकालते, पहले देखो तो कि टेक्नोलॉजी। दूसरा बिल्कुल फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है कि इतने पैसे कहां से आएंगे, ये तो हुकूमत ने देने हैं ना। किसने भी दे दे, हो सकता है कोई कंपनी हमें दे दे, ऑन रेंटल बेसिस दे दे, जब हम इस्तेमाल पर यूज बेसिस दे दे। वी हैव नॉट वर्कड आउट द फाइनेंशियल मॉडल। हम तो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो कि क्वेश्चंस हट जाए, सही शफाफियत आ जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए, प्रोसेस को डिस्कस करें ना। प्रोसेस को ये डिस्कस कहते सीरियस है तो कमेटी में क्या हो रहा है, जिस तरह ये जो मशीनें आके में रखी गई है वो क्यों रखी गई अगर सीरियस नहीं है। अच्छा फिरदौस शमीम नकवी साहब, तो उसको अप्रिशिएट तो करें। फिरदौस शमीम नकवी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बात की कि जी मैं मियां नवाज शरीफ को भी सजेशन दूंगा, जिस तरह लग रहा है कि आप लोग लेके तो आएंगे तो वो तो फिर बॉयकॉट करने की तरफ जाएंगे। आपका ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब यहाँ PMLN अफोर्ड कर सकती है बॉयकॉट करना किसी भी आइंदा इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस तक, या जनरल इलेक्शंस भी बॉयकॉट कर सकते हैं? पीपल्स पार्टी के पास तो ये ऑप्शन ही नहीं है, वो तो कभी भी नहीं करेंगे। मैं आपको एक चीज बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2007 का इलेक्शन बॉयकॉट किया और हमारे साथ एक आध जमात ने और किया। उसके बाद हमने तो ये फैसला कर लिया कि ये जो फैसला हमने किया था गलत किया था, सही। और पीपल्स पार्टी भी ये कर चुकी हुई है फैसला 85 का इलेक्शन ना लड़के। जी मैं ये समझता हूँ कि MQM ने जब बॉयकॉट किया था तो MQM को नुकसान हुआ था। ये जमहूरियत के अंदर इलेक्शन बॉयकॉट करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी बांधने के मुताबिक सही, बिल्कुल सही। नवाज शरीफ साहब करना चाहते हैं कर ले, फिरदौस शमीम नकवी साहब, वेरी क्विकली, बस चंद सेकंड्स में मुझे ये जवाब दे दें, पार्लियामान की प्रेस गैलरी कब बंद हुई है? आज तक कभी आपने कभी सुना था कि उसको ताला लगा दिया गया हो? आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं जमीर साहब, मैं सिंध असेंबली के तो कम से कम अपने 3 साल के टेन्योर में कम से कम 4 से 5 एहतजाज जरूर मीडिया ने किए प्रेस गैलरी से और अच्छा खासा शोर शराबा किया। मुझे एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं है और क्या इवेंट था, लेकिन मैंने नेशनल असेंबली में भी मीडिया को जो है वो शोर शराबा करते देखा। वैसे माजरत से फिरदौस शमीम नकवी साहब, माजरत से 27 साल से मैं इस पार्लियामेंट में मैं जा रहा हूं, बड़े बड़े इवेंट्स पे जाता रहा हूं, आज तक कभी प्रेस गैलरी से सिर्फ एक आवाज आती है जी वॉकआउट, खामोश, और उसके बाद चले जाते हैं। चलें इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं, अभी वक्त हुआ। नाज़रीन मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां पे सदर अलवी साहब मुश्तरका इजलास से तीसरे पार्लिमानी साल खत्म होने पर खिताब कर रहे थे मुश्तरका इजलास से, वहीं सहाफ़ी बरादरी बाहर बैठी हुई थी, शहबाज शरीफ भी गए, बिलावल भुट्टो साहब भी गए, और फवाद चौधरी साहब की मैंने कुछ गुफ्तगू सुनी निजी चैनल पे, वो बात कर रहे थे और उन्होंने 1-2 बातें जो की वो मैं आपके सामने भेजा। उन्होंने कहा कि PMDA जो है ये बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया और बहुत से दीगर ममालिक में यही कानून है
और फेक न्यूज के हवाले से उन्होंने स्ट्रेस किया कि फेक न्यूज अफोर्ड नहीं की जा सकती क्योंकि वो मुल्क के खिलाफ हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर पीएमडीए के हवाले से कानून साजी नहीं की गई तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचेगा। ऑपोजिशन तो हुकूमत की मुखालफत में शैतान के साथ भी जाकर बैठ जाती है। और उनका जो सबसे ज्यादा इसरार था वो ये था नाज़रीन कि किसी ने ये बिल या जो भी प्रपोज ड्राफ्ट है इसका ऑर्डिनेंस का या बिल का जो कि ये पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं वो किसी ने पढ़ा नहीं, लेकिन बहस बराए बहस की जा रही है। और आज हमने कोशिश की बहुत सारे लोगों से राब्ता करने की कि अगर किसी के पास ये ड्राफ्ट मौजूद हो, कोई बिल के खदोखाल मौजूद हो, लेकिन ऐसी कोई चीज हमें मिली नहीं। तो फवाद चौधरी साहब का क्लेम यह है कि बिल किसी ने पढ़ा नहीं है, लेकिन बिल किसी के पास मौजूद भी नहीं है। जी सुमरो साहिबा, डॉक्टर साहिबा, देखिए सबसे पहली बात यह है कि जमीर साहब जो भी चीज होती है या तो आप सबसे पहले एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं, डिबेट होती है, या तो फिर स्टैंडिंग कमेटी में वो चीज आती है। अगर कोई बिल ला रहे हैं आप या कोई ऐसी आपकी है पॉलिसी या आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं तो वो चीज पहले डिस्कस होती है और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाता है। और मेरे ख्याल में अगर आप एक चीज ला रहे हैं मीडिया के सिलसिले में तो आप मीडिया वालों को तो ऑन बोर्ड करें। लेकिन जो कल हम लोग गए थे यहाँ पे प्रेस क्लब में तो वहां पे सबसे हमारी बात हुई तो किसी के पास भी ये ड्राफ्ट मौजूद नहीं है। तो किस चीज पे ये जो सर्कुलेट कर रही है गवर्नमेंट ब्रॉडर ब्रीफ टाइप और वो स्लाइड्स, ये क्या है? देखिए जो जितने लोगों से हमारी बात हुई है, इवन कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हैं, बहस नहीं की जा सकती ना। मैं यही तो कह रही हूँ कि बिल जिस तरह ये एक पुराना मई में आया था। जी यही मैं कह रही हूँ कि आप अगर डिस्कशन कर रहे हैं या डिबेट करनी है तो प्रॉपर एक बिल होता है जिसपे बात होनी है। तो आपने इतना सीक्रेट क्यों रखा हुआ है? क्या चीज है जो आप छुपाना चाह रहे हैं और फौरन से वो ला के और उसको बुलडोज करेंगे? स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन के चेयरमैन है जावेद लतीफ साहब, जी बिल्कुल, उन्होंने एक सब कमेटी बनाई इसी पीएमडीए के हवाले से जिसमें कमल शौजब हैं और नफीसा शाह साहिब हैं और मरियम औरंगजेब साहिब। जी जी, तो उनके पास भी नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज या ऐसा कोई ड्राफ्ट कर रहे हैं, यही तो हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप लोग ये आपको याद होगा कि नैब के जो अमेंडमेंट बिल आया था उस पे जब गवर्नमेंट की तरफ से था कि आप अमेंडमेंट दे और जब अपोजिशन ने अमेंडमेंट दी तो उन्होंने कहा कि ये एनआरओ मांग रहे। तो ये चीज आप छुपा के कर रहे हैं और जब अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसी चीज आती है तो फिर वो आपको बुरी लगने लगती है। तो आप उसको लाएं, पब्लिक करें। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि ये जमहूरियत पर डाका है। ये तो हम सीधा सीधा यही कहते हैं कि ये काला कानून है कि आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने दी थी वो उसको खत्म करना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये चीज इन लोगों को हजम नहीं हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के मुखालिफ तो कोई काम नहीं करेंगे। मुझे एक बात बता दें जमीर साहब, अभी तक 3 सालों में आप मुझे ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या उसको फॉलो करते हुए उन्होंने कितने काम किए? राहिला साहिबा क्विक कमेंट जी प्लीज। देखिए जमीर साहब, अभी आपने बात की कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो ये कोई काम नहीं करेंगे। जनाब ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आए हुए हैं। इस मुल्क के अंदर जो हुक्मरानी चल रही है क्या वो लॉ के मुताबिक चल रही है? मुझे आप ये बताइए, ये जो काला कानून लाना चाहते, अगर ये इतना जबरदस्त चीज है जिस तरह आज सदर मुमलिकत साहब ने ज्वाइंट सेशन के अंदर बात की, तो मुझे ये बताइए वो ड्राफ्ट क्यों नहीं पब्लिक कर देते? आप ये देखिए कि पंजाब के अंदर हमने ये रवायत डाली थी कि वुमेन प्रोटेक्शन बिल आया, हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को उसे हाउस में ले जाने के बाद दोबारा उसको स्टैंडिंग कमेटी के कमेटीज के अंदर भेजा। स्टैंडिंग कमेटी के बाद हमने पब्लिक किया उसको और वहां पे तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया, उसके ऊपर डिबेट हुई, अच्छी हमें मुशावरत मिली, हमने उन चीजों को में अमेंडमेंट की और फिर उसको बिल लेकर हम असेंबली के अंदर गए। तो आपके अंदर जब ये बातें हो, जब आपको पता हो कि मीडिया की आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है, ये जो ड्राफ्ट आपके पास चंद एक बातें मौजूद है, इनके अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से वो लीक हुई और जिसके ऊपर रिजर्वेशन है तमाम मीडिया को, ये तो कुछ जानबूझकर लीक नहीं हुई, ये दी गई हैं कि जी ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपने जोर देना है, डिस्कस करना है। बिल्कुल, मैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, अब आप एक चीज तो जरा क्लियर कर दें कि एक तो जो फवाद साहब की स्टेटमेंट है कि ऑपोजिशन जो है वो शैतानों के साथ भी जाकर बैठ गई और आज ऑपोजिशन हमारी फ्रेटर्निटी के साथ आके बैठी थी। एक दूसरी बात यह कि अगर बाकायदा तौर पर अगर बिल किसी के पास नहीं है तो फिर फवाद चौधरी बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि किसी ने पढ़ा नहीं है और ये बिला वजह बहस कर रहे हैं? भाई तो दे देना हमको, हम उस पर पढ़कर बात कर लेते हैं। अब अगर कोई टॉकिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, स्लाइड्स आ रही हैं, तो उसकी बेस पर तो हम जनरलाइज बात नहीं कर सकते, बिकॉज द डेविल लाइज इन द डिटेल।
आपने जमीर भाई जो कहा दुरुस्त कहा, लेकिन पहली पॉइंट बाय पॉइंट लेते हैं। जी, एक चीज तो ये है कि फवाद बिल्कुल सही कह रहे, अभी कितना कैबिनेट से शैतान है। उनका पास हुआ है, अच्छा, तो पब्लिक कैसे करे? जब वो पास हो जाएगा पब्लिक करे। उर्दू में एक मुहावरा है, वक्त से पहले वावेला। सही, ये लीक न्यूज के ऊपर वावेला मचाना कोई तुक नहीं है। ये ऐसी बात है कि मैंने जैसे आपकी पार्टिसिपेंट्स को अभी चैलेंज किया कि जरा मुझे बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 35 नुक्तों में कौन से नुक्ते ऐसे जो मशीन की ऑपरेशन के ऊपर बात की है, सही, तो गायब। ठीक। इसीलिए हमने ईसीपी के इतराजात पे इतराज किया। सही। ठीक है, जबान बेहतर की जा सकती थी आजम स्वाति साहब की, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं है। ये जो बात हो रही है ना कि जी क्या हमें ऐसे कानून की जरूरत है जिससे फेक न्यूज को से अवाम को प्रोटेक्ट किया जाए, स्टेट को प्रोटेक्ट किया जाए? आई डोंट थिंक सो कि एनी ऑफ योर पार्टिसिपेंट्स ये डिनाई करेंगे सम प्रोटेक्शन इज। एग्रीड। दूसरी चीज जो है वो ये है कि सोशल मीडिया के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशंस और कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। अभी टिकटॉक का केस आया, सुप्रीम कोर्ट में गया, बास्केटबॉल वो एक कोर्ट के एक तरफ जाता है, फिर दूसरे में आता है, फिर सिंध हाई कोर्ट ले लेती है, फिर पंजाब ले लेती है। एक अजीब माहौल बना हुआ है। इसको भी एक कंट्रोल में लाना जरूरी है, इससे कि टुडे द वर्ल्ड इज चेंजिंग। मेरी एडवर्टाइजिंग एज अ बिजनेसमैन, एज अ बिजनेस कम्युनिटी, आई लाइक टू एडवाइज फिरदौस भाई, मोर। फवाद चौधरी का को तो मतलब खास प्यार है यूट्यूब से और सोशल मीडिया से, बहुत प्यार है। मतलब बहुत, वो कहते हैं कि भाई नथिंग डूइंग, ये अखबार और ये टीवी सब खत्म हो जाएगा, अब सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया चलेगा। अमीर भाई एक चीज और, जी आपका पहला जुमला, सर, मुझे जरूर है कि आपने उर्दू का एक और मुहावरा भी सुना होगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। फवाद चौधरी ने कहा कि ऑपोजिशन को अगर पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है तो वो शैतान से भी जाके मिल जाएगी। आपने अपने आप को शैतान से क्यों मुलाकात कर रहे हैं? जाकर बैठ जाएंगी, मिल नहीं जाएगी सर। मैं आपको ये कल सुनवा भी सकता हूँ, अभी तो क्विकली नहीं मेरे पास। देखिए, ये आप चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात आपने खुद की है, तो इसका चलो सर मान लेते हैं, सर मान लेते हैं। मैं आपसे बट आप जैसे शरीफ अच्छे लोग कौन रहेगा शैतान? सही किसकी सर। मजाल है? बट द डेविल लाइज इन द डिटेल, वो भी एक शैतान है जो डिटेल में मौजूद होता है। वो हमारे पास आएगा तो हम बात कर सकेंगे। चले, मैं अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मैं ब्रेक के बाद इस पर मजीद थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा जायजा लेंगे कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस में हुआ क्या। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, शहबाज शरीफ ने और बिलावल ने आज सहाफियों के साथ यकजहती करते हुए क्या कहा, ये जरा सुन ले। तो मैं चाहूंगा कि फिरदौस शमीम नकवी साहब से ही शुरू करके तो फिर मैं अपनी ऑपोजिशन की पार्टीज का पॉइंट ले लूं इस पर। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो कहते हैं किसी हाल में भी जो है हम पास नहीं करने देंगे हुकूमत को। पहली चीज, ये बड़ी बातें कर ले हक रोजगार। जितना हक रोजगार इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अवाम से छीना है बाय द नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री बाय मिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो, एंड उसके बाद जो कुछ आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान स्टील मिल के साथ किया, चलते हुए इदारों को तबाह कर दिया, और उससे जितना नुकसान मईशत को और नौकरियों को बढ़ा है और मुल्क के पाकिस्तान को बढ़ा है, तो इनकी बात को मैं दूसरी वाली बात को तो रद्द करता हूँ। और पहली वाली बात तो मैं पहले ही कह दिया, वक्त से पहले वावेला, पढ़ा किसी ने कुछ नहीं, मुखालफत हम जरूर करेंगे। भाई आप ये कहें, जैसे मैं कहने को तैयार हूं कि आज़ादी सहाफत के ऊपर कोई कदम नहीं होगी। अगर आज़ादी सहाफत पे कोई कदम होगी तो फिरदौस शमीम नकवी भी ज़मीर हैदर के साथ खड़े हुए नजर आएगी। चलें, कह रहा हूं ना, सही, इससे बड़ी और क्या बात कह सकते हैं? चलें, बिल्कुल वैलिड, ट्रू। एक प्रिंसिपल है जो हमने रिकॉग्नाइज करते हैं कि मीडिया जो है वो सतून है मुल्क का। सतून को कमजोर नहीं किया जाता, मजबूत किया जाता है। सही सर। हमारी तमाम कोशिश ये है कि इस किस्म के कवानीन बनाएं जो बैलेंस्ड हो, जिससे पाकिस्तान का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो और तमाम इदारों के भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। मेरे पास वक्त का, मैं चाहूंगा राहिला साहिबा से भी क्विक कमेंट ले लूं। जी राहिला साहिबा। फिरदौस भाई, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। वैसे सियासी स्टेटमेंट, फिरदौस शमीम साहब की सियासी स्टेटमेंट तो बड़ी जबरदस्त है,
लेकिन ये अगर इनकी मैच करें ना तो इनकी अपनी हुकूमत के साथ इनकी स्टेटमेंट्स मिलती नहीं है। आप कहते तौर पे आजादी सहाफत के ऊपर अगर कदगन लगाने नहीं जा रहे तो आपने इतना सीक्रेट क्यों रखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट को? आप ले आए पब्लिक में, इतना शोर मचा रहे हैं, अपोजिशन भी शोर मचा रही है। अगर आप सच्चे हैं तो फिर क्यों नहीं लेकर आते उसको पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट मौजूद है ना, आप स्टेक होल्डर्स को क्यों नहीं ऑन बोर्ड लेते? बताइए उनको। मीडिया इस वक्त सारे का सारा आपका बाइकाट करके बाहर बैठा है, आप वो क्यों नहीं अपना डॉक्यूमेंट बाहर लेकर आते? लिहाजा फिरदौस साहब की आप स्टेटमेंट को रहने दें, इनकी अपनी स्टेटमेंट होगी, इनकी हुकूमत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगी। तो लिहाजा रोजगार छीनने वाले जो मामलात हैं जनाब, वो मतलब आपने मानना नहीं है ना, ऑपोजिशन ने नहीं मानना। बिल्कुल फिरदौस साहब, आप बेशक लिबरल आदमी है लेकिन आपकी सुनता कोई नहीं। नहीं फिरदौस भाई, लेकिन एक आवाज तो है ना जी, जो कि इस वक्त मीडिया पे मौजूद है और उन्होंने कह दिया है कि अगर कदगन लगी मीडिया पर तो वो अपनी पार्टी नहीं सहाफियों के साथ खड़े होंगे। एंड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट दैट एटलीस्ट। और अगर कोई मतलब इसके नहीं होगा तो फिर आपके पास हक होगा राइला साहिबा कि आप कहें कि वो सियासी स्टेटमेंट थी। जी डॉक्टर साहिबा, मैं तो यहाँ पर बस यही बात करना चाहूंगी कि बड़ा बोल डब्बा गोल, जो माशी कत्ल की बात की है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आप बताएं कि 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार करके आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? और अभी भी जो आप एहसास प्रोग्राम और सारे प्रोग्राम्स गिनवा रहे हैं अपनी स्पीच में, तो वो सारे तो आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की ब्रांचेस ही बना रहे हैं ना। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो आपने अभी आसिफ अली जरदारी साहब या जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बातें की हैं, तो ये देखें कि उनकी बेटी थी, उनकी वाइफ ही थी ना बेनजीर इनकम प्रोग्राम शुरू करने का, जो क्रेडिट है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही जाता है, और आप उनके ही अम्ब्रेला के नीचे दूसरी ब्रांचेस बना रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लोगों से रोजगार छीनती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा रोजगार देती है, लेकिन आप लोग अपनी स्टेटमेंट से डिफरेंट जा रहे हैं कि आपने कहा था सारे लीडर्स जो हैं इंक्लूडिंग आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब भी नौकरियां देने की वजह से ही जेल में गए। बिल्कुल, ये देख लेना कि ये हमारे पास प्रूफ है कि हम लोगों ने कभी लोगों को बेरोजगार नहीं किया, हमेशा रोजगार ही फराम किया है। ये अपनी स्टेटमेंट जो अभी दे रहे हैं, अल्लाह करे कि ये आप लोगों के साथ खड़े हुए नजर आए, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से इनके जो लीडर हैं, जो पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर और पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह से वो लोग यू टर्न लेते हैं, तो ये भी कहीं यू टर्न लेके वापस ही ना चले जाएं। ऑपोजिशन तो यानी कि शैतान के साथ जाकर बैठ जाती है ना, मतलब कोई वजह भी नहीं होती, बहुत अच्छी चीज भी हो रही हो तब भी उन्होंने जो है ना मुखालफत में जाना है। कहीं ना कहीं देखें, अगर इस बिल में कोई अच्छी चीजें हैं नहीं तो बिल्कुल सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन जहां पे हमें लगा कि आप लोगों के साथ, मीडिया के साथ या अवाम के साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो फिर तो हम लोग इनका साथ नहीं दे सकते। बिल्कुल साथ नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्विकली 10 सेकेंड्स फिरदौस भाई। आज तक इन्होंने किसी चीज में हुकूमत का साथ नहीं दिया, तो ये इनकी बात पे कैसे यकीन कर लूं? 3 साल में कोई एक वक्त बता दीजिए कश्मीर जैसे मौजू पे साथ नहीं दिया। तकरीर यूनाइटेड नेशन में इमरान खान की मुंह से ये नहीं निकला अच्छी तकरीर भी। इन्होंने तो हर वक्त हर चीज के ऊपर सिर्फ इतराज किया है। अगर मैं कहूं कि इमरान खान कह दे कि सूरज निकला हुआ है और सूरज निकला हुआ भी हो, तो ये कहेंगे आज अंधेरा है, यहाँ कोई सूरज नजर नहीं आ रहा। इनका तो बगैर पढ़े हुए वो तो देंगे तो पढ़ेंगे ना, लाएंगे तो हम पढ़ेंगे ना। जब आप छुपा के रखेंगे तो कहां से पढ़ा जाएगा? तो भाई देंगे तो फिर पकड़ लेते, पढ़ के कहते हैं जब आएगा देख लेंगे, आप परेशान नहीं हो। मैं आपको बताऊं जमीर साहब, ये उसी तरह से ही आएगा जैसे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का इन्होंने सप्लीमेंट्री एजेंडा पे ला के बिल और पास कर दिया था ज्वाइंट सेशन में। ये बिल्कुल उसी तरह से ही आएगा, ऑर्डिनेंस के थ्रू आएगा, ये इसी तरह से ही आएगा और किसी तरह से नहीं। चलें फिरदौस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाजिया सुमरो, राहिला खादिम साहब, नाज़रीन, इतने इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।